नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कलरा। अगले आधा घंटे के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे चल के बाज़ार की रूपरेखा क्या रह सकती है। क्या मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कि नहीं आएगी, बाज़ार अभी और चलेगा नहीं चलेगा, अगर आती भी है तो क्या सपोर्ट एरिया है, क्या रेजिस्टेंस एरिया है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है। आपको हम विक्स भी एक बार अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पहले 5 बड़ी बातों से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और उसके बाद आज के मेहमान गौरव बिस्सा से जुड़ जाएंगे। फिर रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे अलग अलग स्टॉक्स में से क्या करना है। बाजार के लगातार 7 दिनों की तेज़ी पर अब ब्रेक लग गया है, तो आज को क्या कह सकते हैं कि ब्रेक लगा। अभी सेंसेक्स के हिसाब से 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी करीब 60-70 पॉइंट आपको नीचे आके ट्रेड कर रहा है और अभी निफ्टी 17,700 से की रेंज को एक सपोर्ट समझ रहा है और 18,000 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। तो ये 300 पॉइंट के बीच में निफ्टी पिछले 2-3 दिन से चल रहा है और ये पूरा हफ्ता इसी रेंज में रह गया 17,700 से। अभी 18,000 पार नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 250 अंक वहाँ से टूटा और टूटने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी 39,300 की है। हमने एक पोल भी किया, वो पोल भी आपके सामने रखेंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि ब्रोकर्स कहाँ मान रहे हैं इस बार की वीकली एक्सपायरी होगी। IT फार्मास्यूटिकल शेयर्स में आज कमजोरी है। FMCG में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। सुबह हमने टाटा गोदरेज कंज्यूमर्स के बारे में बातचीत की थी, वो शेयर भी आज आपको चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स अब 18 साढ़े 18 हो चुका है, 4% की करीब तेज़ी आई है और ये इंडिया विक्स की ही बढ़त की वजह से आप देख पा रहे हैं कि बाज़ार के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। एक तो कोइंसिडेंस भी आप इसको कह सकते हैं कि करीब करीब इसी जगह पर आके ही इंडिया विक्स अब चलना शुरू हुआ और यहीं पे आके बाज़ार को रुकना भी था। ये आपस में इन्वर्स रिलेटेड होते हैं और जैसे जैसे बाज़ार के अंदर वीकनेस आएगी इंडिया विक्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि 19.5 और 20 अगर हो जाए तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीवियर भी देख सकते हैं। ये 300-350 पॉइंट के निफ्टी करेक्ट हो सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले कल हमारे साथ जो मेहमान थे उनका नाम था राहुल शर्मा, जेम फाइनेंशियल के। उन्होंने जो शेयर्स बताए थे उनका रिपोर्ट कार्ड पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, गौरव से बातचीत करेंगे। कल हुआ था ग्लेनमार्क के बारे में चर्चा, करीब 4% तक का रिटर्न आपको वहाँ पे मिला होगा। राहुल ने हमारे साथ इसी कार्यक्रम में शेयर दिए थे। हम कल का भाव भी आपके सामने रख देते हैं कि कल 390 पे चर्चा शुरू हुई थी। कल अगर आप 12 बजे का रेट देखेंगे ग्लेनमार्क का 390 होगा। लास्ट में चलते चलते काफ़ी अच्छा चल के गया, करीब 4% का रिटर्न। जुबलेंट फूडवर्क कल इन्होंने 604 पे रिकमेंडेशन दी थी, आज 625 हो गया पार, 3% तक का रिटर्न। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी कल इनकी लिस्ट में था, इन्होंने कल हमको 2 सौदे दिए, एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजी और जुबलेंट फूडवर्क। डिक्सन में भी करीब करीब 2% तक का गेन आपको मिला होगा। इनके लिस्ट में भारतीय एयरटेल भी था और भारतीय एयरटेल में भी करीब करीब 2% तक का मूव आया। भारत फोर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी जहां पे करीब 1% तक का आपको रिटर्न मिला। डिक्सन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इनके जितने भी सौदे हमने कल डिस्कस किए थे और ज़्यादातर में आपको रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में हमने रिटर्न्स भी दिखा दिया और जो हमने आपके सामने शेयर नहीं रखे या तो उनमें स्टॉप लॉस नहीं लगा या तो उसमें टारगेट हिट नहीं हुआ, बीच की रेंज में रह रहे होंगे, इसलिए उनको हमने शामिल नहीं किया। जैसे कोई सौदा 2% या 1-1.5% से ऊपर आ जाएगा हम उसको अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर देते हैं। खैर आगे बढ़ते, अब जरा आज के मेहमान से जुड़ने का समय आ गया है और गौरव बिस्सा हमारे मेहमान हैं। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार आप जरा निफ्टी के डाटा हम आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, एक बार जरा आप भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा। करीब 3.25% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है निफ्टी पे और 17,900 हमारा एक रिस्क इंडिकेटर है जिसको हम वीवैप कहते हैं। सिग्नल अभी सपाट देखने को मिल रहे हैं, हालांकि थोड़ा निफ्टी नीचे है 50-60 पॉइंट, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैक आ गया हो। तो एक रेंज का मार्केट है, 17,700 अच्छे से प्रोटेक्टेड है, 17,800 अच्छे से प्रोटेक्टेड है अभी तो, और 18,000 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी है, ये भी पार नहीं हो रहा। तो आपकी ज़रा रिकमेंडेशन चाहिए अभी क्या करना चाहिए। ये क्या मार्केट आज की जो वीकली एक्सपायरी को रेंज में निकाल देगा और उसके बाद कल का दिन और फिर नेक्स्ट वीक मार्केट के रुख क्या हो सकता है, कैसे चलेगा बाजार, सर जरा ये बताइए। देखिए, ये प्रश्न को थोड़ा 2-3 हिस्सों में अगर तोड़ें तो पहले बात की जाए कि अगले 3 घंटे में जो एक्सपायरी है, 3-3.5 घंटे में, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऑप्शन जो है वहाँ पे हमको थोड़ा अंदेशा देखने मिल सकता है। कल से अगर आप देखेंगे तो 18,000 के कॉल ऑप्शन जो थे
वहाँ पे थोड़ा राइटिंग थी और हावी हो रहे थे। और हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुबह अपने कॉल में यही चर्चा की थी कि अगर निफ्टी 17,900 के नीचे ट्रेड होगा तो 18,000 के कॉल ऑप्शन राइटर्स जो है वो थोड़ा हावी हो जाएंगे और प्रेशर थोड़ा निफ्टी में देखने मिलेगा। तो उसी तौर पे हमने देखा कि अभी प्रेशर थोड़ा निफ्टी में आपको देखने मिल रहा है। रही बात कि यहाँ पे रिवर्सल की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे 500-600 पॉइंट गिरेगा, लेकिन जब तक 18,000 पार नहीं होगा मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा ऑप्शन राइटिंग जो है वो थोड़ा स्लिप नीचे होता रहेगा। तो अगर फ्रेश वीकली सीरीज में या ये कहेंगे मंथली सीरीज का जो ऑप्शन है 25 अगस्त वाला, वहाँ पे अगर 17,900 पे अगर राइटिंग हावी हो जाती है और उसका ओआई अगर 18,000 के कॉल से बढ़ जाता है, तो मैं समझता हूँ पहला अंदेशा होगा कि यहाँ पे एक 300 पॉइंट की गिरावट हमको 2-3 दिनों में देखने मिल सकती है और निफ्टी जो है वापस एक बार 17,500 से 600 के बीच में एक बार स्लिप हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहना कि एक्जेक्टली यही पिन पॉइंट जहाँ से टॉप मिलेगा वो बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे में आरएसआई ले लो, एमएससीआई ले लो, ये सभी ओवरबॉट में है, वहाँ पे थोड़ा कूलिंग ऑफ हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 17,900 पे अगर ऑप्शन राइटिंग जो है वो अगर हावी हो रही है तो वो आपका एक और पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत आपको 200-300 पॉइंट के नीचे गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे मेरा रुझान जो है फिलहाल कॉशियस ही रहेगा। मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। आज के लिए जो कहा जाए तो हमने ऊपरी लेवल पे थोड़ा बैंक निफ्टी शॉर्ट करवाया था और मुझे लगता है कि 39,200 जैसा आपने कहा था, वहां पे आके एक बार थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे शायद हमको देखने मिले, बट मेजर फॉल के लिए हम लोग फिलहाल प्ले नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं कि बाज़ार ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत बड़े क्रैक दिखाएगा, लेकिन हाँ एक रेंज का मार्केट है। पोल आपने देख ही लिया होगा, एक बार हम पोल वापस से लेके आते हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएँ, आपको भी थोड़ा आइडिया लग पाए कि ज़्यादातर ब्रोकर्स मार्केट के समय क्या कह रहे हैं। गौरव भी ऑलमोस्ट इसी रेंज की बात बोल रहे हैं, जिस रेंज में आपको ब्रोकिंग का ये पोल दिख रहा होगा। उसमें वीकली एक्सपायरी के हिसाब से 17,900 और 17,800 मेजॉरिटी हिस्सा यही है। आप 800-900 की रेंज में कहीं ना कहीं एक्सपायर हो सकते हैं आज वीकली बेसिस पर। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी लेके आई। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सेल ऑफ भी दिखाया। वो पोल क्या कहता है? बैंक निफ्टी में मेजॉरिटी हिस्सा यही कहता है कि 39,200 और 39,400 450 ऑन एन एवरेज, ये आपकी एक रेंज होगी 200-225 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, जहाँ पर आप ये एक्सपायर हो सकते हैं। यानी कि जो भाव अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मोटा मोटी ये एक्सपायरी का भी लेवल हो सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आई तो थोड़ा और गिरावट आ सकती है, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा डेंट कम से कम आज के दिन आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये वीकली बेसिस पर हमने एक पोल आपके लिए किया था ताकि आप थोड़ा आइडिया ले पाएँ। खैर, आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। अब जरा तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज एफएमसीजी कंपनीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है। आज गोदरेज कंज्यूमर्स भी चला, टाटा कंज्यूमर्स के अंदर भी बाइंग है और दूसरा केमिकल्स के शेयर में एसआरएफ के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए गौरव, इन दोनों में से आपको क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है? एसआरएफ 2500 का और दूसरा टाटा कंज्यूमर्स। देखिए, दोनों में अगर कंपेयर में करूँ तो मुझे एसआरएफ में थोड़ा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे मेरे जो राय होगी वो होगी कि जो प्रीवियस आज का जो हाई है उसके ऊपर बाय कीजिए, 2535 के करीब का है। ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात करूँ, क्योंकि एक आवली चार्ट पे हम देखें तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। अभी जो फिलहाल है 2510 के आसपास चल रहा है, तो 2535 के ऊपर बाय कीजिए। मैं समझता हूँ वहाँ पे 2490 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। फिर जो है ये 2575 से 2600 के लेवल आपको दिखा सकता है। ओके, ठीक है। आप एसआरएफ के लिए कह रहे हैं कि 2600 तक का लेवल है। एक बार मेरे को आप स्टॉप लॉस बताएंगे एसआरएफ का? देखिए, 2535 के ऊपर बाय कीजिए, 2490 का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। 2600 तक के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एसआरएफ का चार्ट में एक बार आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ, आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लें। अच्छा, आपने टाटा कंज्यूमर्स पे गौरव कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है आपकी? टाटा कंज्यूमर्स छोड़ दे फिर? देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा इसका स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि दोनों में कंपेयर अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर से बेहतर जो स्ट्रक्चर है वो एसआरएफ में। तो अगर मुझे दोनों में से एक बाय करना है तो मैं एसआरएफ में जाऊँगा। नहीं, आप दोनों भी बाय कर सकते हैं, हमने आपको दोनों में छूट दे रखी है। अगर आपको दोनों ठीक लग रहा है दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बाय करना। हमने 2 शेयर आपके सामने रखे कि हाँ ठीक है, आप इसमें दोनों में से दोनों चुन लो, एक चुन लो, आप गिरा दो, आपको पूरी फ्रीडम है। करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर ठीक है तो उसके भी लेवल आप बता सकते हो। देखिए, अगर टाटा कंज्यूमर मुझे प्ले करना है तो मैं इसको पोजिशनल प्ले करूँगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट की कगार पे आ चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे जो मैं बाय करूँगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे वो तकरीबन होगा 775 का या 780 का पकड़ लीजिए। और ऊपर में मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो मैं यहाँ से 7 से 8% की अपसाइड में एक्सपेक्ट करूँगा इसमें।
ओके ठीक है, तो एक बार आप लेकिन इस पे भी आप बुलिश ही हैं, ये अच्छा लगा हमको, आपने बात रखी अपनी सामने। और दूसरा ऑलमोस्ट डी हाई पे भी शेयर है। मैं एक बार एसआरएफ के बारे में भी आपके सामने रख देता हूँ और एसआरएफ के चार्ट भी आपको रखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एसआरएफ के चार्ट के अंदर 2-3 है, मैं ज़रा जल्दी से उसको कंप्लीट कर लूँगा, फिर शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स के अंदर आएंगे। पहले एसआरएफ के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसआरएफ काफ़ी अच्छे से मूव करता हुआ दिख रहा है आपको, अच्छा बेस इसका बना हुआ है, बेस के बाद इसने अच्छा मूवमेंट भी दिखाया, रिकवरी भी अच्छी है, थोड़ा स्क्वीजिंग हुई है एवरेजेस आके, थोड़ा डाउनफॉल को उसने अपना कैप कर दिया। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसने अपना जितना डाउनफॉल था ये 200 दिन की एवरेज का एक फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद से मूवमेंट अच्छी है। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि इसके अंदर वॉल्यूम का एप्रिसिएशन भी है और जो बिल्कुल ये लास्ट वाला हिस्सा भी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको टिपिकली एक कंसोलिडेशन के बाद एक नया मूव होने की तैयारी के सिग्नल मिल रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा ये जो अभी आप जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी रहे हैं, तो एक बार ये पार होगा तो फिर एक नई जर्नी की तरफ बढ़ेगा। कंडीशन के साथ आपको गौरव यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक बार लेवल्स और स्टॉप लॉस आप वापस से दिखा दें ताकि एक बार हम नोटिस कर पाएँ कि हमको इस समय क्या करना चाहिए। 2600 तक का टारगेट है, 25-35 पार हो जाएगा तो आपके काम का आ जाएगा सौदा। अभी ये चल रहा है 2514, यानी कि 10-12 रुपये आप वेट कीजिएगा। जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया था कि कंसोलिडेशन को एक बार ब्रेकआउट कर ले फिर आपके काम आएगा। अगर आप इस चार्ट को छोटा कर देंगे, ऑलरेडी हमने जो आपके सामने शो किया वो डेली था, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे डाल के देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये 25 की वैल्यू क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है 25 और 35 की। आगे बढ़ते हैं डेल्टा कॉप में और एक IRCTC में भी खबर आ रही है कि अपने डाटा को मोनेटाइज करवा सकते हैं। दूसरा डेल्टा कॉप जो कि F&O बैन में है। एक बार इन दोनों पे सर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, जरा चेक कर लीजिए आप। देखिए स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो मुझे डेल्टा कॉप का बेटर लग रहा है। यहाँ पे एक रेंज में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था, फिर 190 के ऊपर से ब्रेकआउट दिया, वहीं से रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट भी है, तो मुझे स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डेल्टा कॉप का बेहतर है, लेकिन बाइंग इसमें लिमिटेशन होगी। किसी के पास अगर है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। वहीं अगर IRCTC अगर बात की तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है, एक अच्छा स्विंग हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 700 का अगर लेवल 695 का लेवल अगर फ्यूचर्स में सस्टेन कर लेता है तो आपको यहाँ पे 735-740 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो मेरा IRCTC पे कंडीशन बाय होगा, 695 का सस्टेन हो रहा है तो आप उसको बाय कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 675 होगा, टारगेट जो होगा 735 का होगा। डेल्टा कॉप पे मैं एक चीज़ आपके ज़रूर सामने रखना चाहूँगा, एक बार आप उसको देखेंगे उसके बाद फिर से लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी से आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। IRCTC के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, इसका बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आप जो फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे थे उसके अंदर माइनस जो है वो कम है। डेल्टा कॉप के बार लेवल्स अपनी स्क्रीन पर लेके आएँ और उसके बाद हम स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। IRCTC 735, 675। एक बार डेल्टा कॉप का टारगेट देंगे क्या आप गौरव? डेल्टा कॉप का कोई टारगेट है क्या आपकी लिस्ट में? जी बिल्कुल, 218 से 220 तक के लिए इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 200 के कॉल में काफ़ी राइटिंग हो रही थी, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे जैसे मैंने कहा रिटेस्ट का आइटम है तो यहाँ पे अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो ये 218-220 भी टेस्ट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएं? 220 का अगर टारगेट है स्टॉप कर दें। यहाँ पे जो मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा वो होगा 190 का। 190 का एक्चुअली ठीक है, आपने बिल्कुल बात सही की। 190-192 की रेंज का भले आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। मैं आपके सामने एक इनफैक्ट एक डेल्टा कॉप का चार्ट रखता हूँ आपको, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी दिखेगा आपको। एक बार आते हैं और शुरुआत से इसको देखना आप शुरू कीजिएगा। यहाँ से वाला हिस्सा आप नोट कीजिएगा जो आपको यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा, एक साइडवेज हुआ, उसका जुप करके शेयर गया, लेकिन जब ये ऊपर गया ना उसके बाद आप देख रहे होंगे एक चैनल के अंदर फंस गया, मल्टीपल हाई मल्टीपल लोज इसी चैनल में इसने क्रिएट किए, जिग जैग करते हुए फाइनली इसने अपर एंड को ब्रेक करने के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं ना, एक चैनल का एक फॉल्स ब्रेकआउट है, वो टिपिकली आपको मिलता है जब भी किसी चैनल में ब्रेक करेंगे 2 से 4% आपको और देना पड़ता है ताकि वो कहीं फॉल्स ना हो जाए। अगर आप सेम चार्ट पैटर्न पे देख रहे हैं तो वो हुआ, उसका स्टीफ फॉल आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उसी जगह पर आके फिर से रुक गया जिस जगह पर प्रीवियसली इसने रन दिखाया था, यानी कि इसकी पूरी जर्नी कंप्लीट हुई है। तेज़ी के बाद साइडवेज, साइड के बाद पिटाई के बाद उसी जगह पर आप वापस रुक गया। अब ये क्या करेगा कि धीरे धीरे अपनी एवरेजेस को वापस से ठीक करेगा और एक पुल बैक का मूव दिखा सकता है। इसको हम एक साइकिल भी कहते हैं कि पहले आप बढ़ेंगे, हाई बनाएंगे, फिर टूटेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर से बढ़ना शुरू करेंगे। ये शेयर फिर से बढ़ना शुरू किया है, छोटी एवरेज को पार किया है, बड़ी एवरेज को चेस कर रहा है 200 दिन की। उम्मीद तो है कि डेल्टा कॉप के अंदर मूवमेंट आ सकती है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार अपनी स्क्रीन पर आपके पास वापस आ जाएंगे, आप अच्छे से नोट कीजिएगा।
IRCTC के लेवल्स भी ऊपर सर ने दिए हैं, तो एक बार वो भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। कल इसका हम रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे जो आज आपको गौरव आपको ट्रेड दे रहे हैं। इसके अलावा आप शॉर्ट्स यानी कि आज के मंदी वाले सौदे वो अब आपके सामने रखते हैं। सीमेंट कंपनी का ग्रासिम कल से थोड़ा वीक हो गया था। इनफैक्ट कल और परसों का अगर आप डाटा देखेंगे ग्रासिम आपको वीक दिखेगा। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। गौरव जरा चेक करके बताइए इन दोनों शेयर्स के बारे में आप। ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे शॉर्ट के लिए या वीक स्ट्रक्चर के लिए अगर कहूं तो मुझे ग्रासिम बेहतर लग रहा है शॉर्ट के लिए। और यहाँ से अगर आप बेचते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो आपका तकरीबन 2% के करीब या 1.5% का आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और नीचे में स्टॉक जो है वो एक बार के लिए 1540 तक के लेवल आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। इसमें मुझे थोड़ा रिवर्सल पैटर्न्स देखने मिल रहे हैं आवली चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक आपको स्लिपेजेस ग्रासिम के अंदर देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं फिलहाल मिस करूँगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप अगर देखेंगे तो जो 29 जुलाई 30 जुलाई के आसपास में जो एक पैनिक लो बना था उसके नीचे ये ट्रेड नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब तक वो स्विंग लो नहीं तोड़ेगा ये थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा। वोलेटाइल भी ज़्यादा रहेगा, रिस्क और फेवरेबल नहीं होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं अभी लो की बात कर रहा हूँ वो आ रहा है आपका तकरीबन 1310 के आसपास का फ्यूचर्स में। और वही जो लो है वो आपका हाई है 1 फरवरी 2022 का। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे उसको रिटेस्ट करके और अभी जो यहाँ पे अगर आप देखें श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक कंसोलिडेट कर रहा था, वो लिहाज से मैं यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट के लिए मौके नहीं देखूंगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट आप कह रहे हैं कि कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ग्रासिम पे अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा चांस ले सकते हैं। सर उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए एक बार। 1540 के लक्ष्य के लिए आप इसको बेच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो अगर मैं कंजर्वेटिव करूँ तो भी 1635 तक के होंगे। 1615 से 35 के बीच का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपका टारगेट हो जाएगा 1540। अभी ये 1600 की रेंज में चल रहा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक बार शॉर्ट की कॉल ले सकते हैं। अगर कईयों को शॉर्ट सिस्टम में अगर खेलना है या काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि कौन सा शेयर यहाँ से टूट सकता है या वीक हो रहा है, तो ग्रासिम ने कल से सिग्नल शुरू कर दिए थे। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज हमने सारा सुबह गैप को फिल करके एक बार हरे निशान में आए, वापस आज कमज़ोर हुए हैं, लेकिन फिर भी ग्रासिम आपको उभरता हुआ नहीं दिख रहा। ग्रासिम ने कल भी वीकनेस थी और आज भी वीकनेस है। 1540 आपका टारगेट है वीकनेस का यानी कि शॉर्ट करने पे, और 1635 आपका स्टॉप लॉस है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को हमने छोड़ दिया। गौरव, हम और आगे बढ़ें, आपसे कुछ पहले ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर हमारे पास कुछ और शेयर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। पहले आप ज़रा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए। पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो SBI लाइफ में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रही है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। आवली चार्ट स्पेस ने फिर एक कप एंडल पैटर्न फॉर्मेशन किया है, ब्रेकआउट हुआ है। OI एडिशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे 1360 के लिए आप बाय कर सकते हैं। 1300 में स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट हमको देखने मिली थी उसके बाद में एक बेस फॉर्मेशन बना है, बॉटम नहीं कहूँगा मैं, बेस फॉर्मेशन बना है। एक रेंज का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था तकरीबन 800 के आसपास में। उसके बाद में आज सुबह उसको रिटेस्ट करके फिर जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। 790 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं। 840 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, ठीक है। SBI लाइफ आपकी लिस्ट में है। टारगेट आप दे रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सर एक बार ज़रा यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बताइए, वो भी आपके लिस्ट में है? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। और उसके बाद में जो है एक रीटेस्ट करके 800 के करीब वापस प्राइस ऊपर जा रहा है। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि 840 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 790 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, ठीक है। 840 रुपये का टारगेट है, 790 का स्टॉप लॉस है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पिछले 1-2 दिन से हम आपके सामने बात भी रख रहे हैं। SBI लाइफ भी सर की लिस्ट के अंदर है। मैं सिर्फ SBI लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ज़रूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर जो कह रहे हैं कि एक चैनल का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आपको दिखेगा। 1300 का आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं आप रखेंगे तो फिर थोड़ा स्लाइड भी आ सकता है, इसलिए 1300 का स्टॉप लॉस और नए टारगेट 1360 के लिए आप तैयार हो जाइए। अभी 1324 चल रहा है, रिस्क और ठीक है। SBI लाइफ का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, चैनल है। हमने सारे हाइस को सिर्फ कनेक्ट किया। सारे हाइस को कनेक्ट करते करते हम यहाँ पे पहुँचे तो हमको एक गैप दिखा। पहला गैप टिपिकली गैप होता है शॉर्ट्स को ट्रैप करने का, जहाँ पे अगर इस चैनल के अंदर शॉर्ट्स कहीं बने होते हैं तो मार्केट ने पहला काम तो कर दिया, ट्रैपिंग कर दी। दूसरा,
इस गैप के बाद में अपर रेंज को मेंटेन कर रहा है, जिसको हम चैनल का ब्रेकआउट भी कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कॉर्नर में आपको दिख रहा है। तो दो एवरेजेस हमारी सपोर्ट पे भी हैं। ये एवरेजेस का आपको डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। 50 दिन की एवरेज ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, 200 दिन की एवरेज का गैप आ रहा है। तो ये मेंटेन अगर रह जाता है तो ये हो सकता है आपको थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग करवाए। टिपिकली रेंज का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के नीचे गैप, गैप के बाद एवरेजेस का सपोर्ट, सब आपके काम आ रहा है। अब आप जरा टारगेट स्टॉप लॉस अपनी स्क्रीन पर रखिए और इसके अंदर 1360 आपका टारगेट है, 1300 आपका स्टॉप लॉस है। ये एक बार आप चाहें तो सौदा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सर का दूसरा कॉल है वह यूनाइटेड स्पिरिट्स का। इसके बारे में भी हमने आपको इस सुबह भी आपको बताया था यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में कि ये शेयर एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। मैकडॉनल्ड्स का शेयर, इसके अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट आपको आ सकती है। मैं एक चार्ट लगाया था, इसके भी दिखाई देता हूँ लगे हाथ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि हम इसके अंदर क्यों ये बात कह रहे हैं कि चल सकता है। पहले आप लेवल्स नोट कीजिए 840 का, फिर आते हैं नई रेंज पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको कैसे और किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखेगा। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ये शेयर ने अपने साइडवेज कंसोलिडेशन को रोक दिया, एवरेजेस को मेंटेन कर रखा है और एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। ये जो नीचे हमने एक रेड कलर की लाइन लगाई हुई है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये बेस काम आएगा तो एवरेजेस का ब्रेकआउट ज़ोर से होगा और कोई बड़ी बात नहीं। 50-60 रुपये इसकी जो टेंडेंसी होती है टिपिकली चलने की, वो चलेगी। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि नंबर्स के बाद का ये डाउन है। ये जो फॉल हमने चैनल में ड्रॉ किया है, ये नंबर्स के बाद का ये अरेस्ट हो चुका है, यानी कि जो फॉल होना था वो ख़त्म हो चुका है, अब फॉल नहीं होगा। ये ठीक लग रहा है यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे अरेस्ट हुआ है वहीं पे इसका पुराना बेस है, वहीं पे इसका स्टॉप लॉस बन गया है। तो आप चाहें तो इसमें एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 808 का, उसके नीचे रखना चाहें तो फिर अभी 808 चल रहा है 790 का, और उसके बाद आपके लिए 840 रुपये का टारगेट है। ये दोनों सर की कॉल्स हैं, दोनों हमने चार्ट पे भी आपको दिखा दिया। कन्विक्शन आपकी पक्की होगी। इन दोनों शेयर्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। सर, एक सेगमेंट है हमारा तेज़ी वाला शेयर, जिसमें हम अगले 48 घंटे के अंदर कुछ ट्रेड रखते हैं। उसके अंदर एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक शेयर है जो निकल के आया है। एक बार आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपको ठीक लग रहा है। ऑल तो सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने 1200 सवा 1200 पे एक बड़े से चार्ट बना के आपको दिखाया था कि अब शेयर 1200 के नीचे नहीं जाएगा, और वहाँ से गया भी नहीं सर। अब 1400 हो चुका है। आज जरा मेरे को इन्वेस्टमेंट कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्या गोदरेज प्रॉपर्टी ठीक है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों के लिए सर? देखिए, ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे ये नहीं होगा स्टॉक वीक है, और स्टॉक जो है वो आज 1425 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 1390 के करीब का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका सपोर्ट आ रहा है अगले चार्ट के हिसाब से। तो 1:1 इसमें हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर किसी को ये रिस्क रिवॉर्ड चलता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जम रहा है तो एक बार इसको स्किप करना बेहतर होगा। अब रही बात के जो अगर निवेशक हैं, अगर मैं कुछ महीनों के लिए इसको बाय करूँ एटलीस्ट, तो कैसा लग रहा है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन अभी तक ट्रेंड रिवर्सल का आया नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2021 से जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे उसका अभी तक आया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्टॉक जो है एक बार 1530 के ऊपर जाएगा तब मैं समझता हूँ एक मेजर अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है, क्योंकि कंफर्मेशन आ जाएगा कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे किसी को डिलीवरी बेस पे अगर ट्रेडिंग करना है तो मैं कहूँगा कि उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 1330 का, और वो बाय कर सकते हैं। अगर सस्टेन अगर हो गया तो स्टॉक जो है एक बार 1500 के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 अलग-अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करूंगा। एक हो जाएंगे डे ट्रेडर्स के लिए, जो मैंने आपसे कहा कि 1390 का इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है, 1425 के इसमें लक्ष्य आ रहे हैं, तो वो सबसे अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। दूसरा जो 2 महीने 3 महीने के लिए अगर प्ले करना चाहते हैं तो उनके लिए 1335 का एक स्टॉप लॉस होगा, और 1500 तक के लिए इसमें लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। तीसरा है जो मैं 1 साल है उसके ऊपर के लिए बाय करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन का वेट कीजिए, जो आपको ऊपरी लेवल्स पे देखने मिलेगा 1525-30 के ऊपर, तो वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट होगा। ओके, ठीक है। बस एक शेयर मैं चलते चलते आपसे और पता करूंगा, वो शेयर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ट्रेडर्स काफ़ी उसको ध्यान देते हैं, वो है BHEL का। मैं BHEL का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। बस ये आखिरी शेयर है जो हम इस कार्यक्रम में डिस्कस कर रहे हैं, और आप मेरे को जरा ये बताइएगा सर, ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट है क्या, अभी और चल सकता है? ये 55-56 पे आके रुकता है, इस बार फिर से 56 पे आ गया है, 4.5% तक का मूव देखने को मिल रहा है। एक बार आप जरा BHEL का चार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये एक डाउन ट्रेंड है जिसको वापस इसने 200 दिन के एवरेज से रोका था, फिर से डाउन ट्रेंड हुआ, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट कर दिया। किसी भी शेयर को चेक करना, उसके सपोर्ट काफ़ी होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार का सपोर्ट लेंगे, फिर से 56 आ गया, यानी कि 200 दिन के एवरेज को फाइनली इसने पार कर लिया है। एवरेजेस नीचे गई तो इसने उसको पार कर लिया। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या करना चाहिए? 56 रुपये का BHEL है।
जी, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और आपने काफ़ी अच्छा स्टॉक्स को पकड़ा है। प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस ब्रेकआउट जो लेवल्स है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ब्रेकआउट का भी ये है कि क्लोजिंग बेस पे होना हमेशा बेहतर होता है, अदरवाइज़ फेक ब्रेकआउट हो जाता है। तो अभी तक होना बाकी है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कहा जाए तो ₹55 इसका काफ़ी अच्छा क्रिटिकल एरिया है। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया, उसके ऊपर क्लोज़ हो गया तो स्टॉक इस बार जो है ₹60 के लेवल्स को एक बार दिखा सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बार बाय किया जा सकता है। ₹55 का आप स्टॉप लॉस रखिए, जो उसके ब्रेकआउट के लेवल्स हैं, और 60 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट्स हमेशा क्लोजिंग बेस अगर हो, कन्विक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जो सबसे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, इसको एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।